सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ओबीसी के साथ अन्याय कर रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उन विद्यार्थियों का हो रहा है जो 13% के रिजल्ट पर। अतिथि शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। हिंदी का टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर समाज विज्ञान पढ़ा रहा है। सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है और विकास कहीं दिखता नहीं। एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री निरंतर झूठी घोषणाएं करते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि राजनीति के माध्यम से जनता के बीच में सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। इनके लिए कोई मापदंड तय नहीं होना चाहिए कि इतनी फीस, क्योंकि गरीब का बच्चा कहाँ से फीस लाएगा, आप बताइए। कोचिंग संस्थान अनिवार्य शिक्षा नहीं है, स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा अनिवार्य। इंदौर में बरसात के समय पानी भर जाता है, गर्मियों के समय पानी पीने को नहीं मिलता, सड़कें टूटी हुई हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। नगर निगम 30% कमीशन पर काम कर रहा है, 30% के कमीशन पर निरंतर ठेकेदारों से लेते हैं और उन्हें काम देते हैं। ये दांगी समाज और कांग्रेस के बीच कभी भविष्य में टकराव हुआ तो आप किस ओर रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी रवि दांगी जी। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया एनएसयूआई का। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आपको कांग्रेस ने दी है, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि एनएसयूआई को और स्तर तक बढ़ाया जाए इनका काम? देखिए, अभी तो जवाबदारी दी है। एनएसयूआई प्रभारी बन के मैं समझता हूँ कि एनएसयूआई जो है वो छात्रों के हित की लड़ाई और छात्रों के हित में काम करने वाली एक कांग्रेस पार्टी की संगठन है। इसमें अधिक से अधिक मध्य प्रदेश के छात्रों को जोड़ने का कार्य, उनके हित में आवाज़ उठाने का कार्य मजबूती से किया जाएगा। उसकी एक रणनीति तैयार की जाएगी और एनएसयूआई से जुड़ने का और एनएसयूआई के द्वारा काम करने का मौका लगभग सबको दिया जाएगा। बिल्कुल। हमने देखा कि आप समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में काम करने का उद्देश्य क्या था? आप एक क्षेत्र में पूरे समय देकर यदि काम करते तो वो क्षेत्र में ज़्यादा आपको समय मिलता और ज़्यादा आप प्रदर्शित कर पाते चीज़ों को। शुभम भाई, ऐसा है कि मैंने सेवा भाव को केंद्र में रखा है। बिल्कुल। सेवा भाव को केंद्र में रखकर फिर शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, युवा संगठन के क्षेत्र में, है ना, और राजनीति के क्षेत्र में, बिल्कुल, सेवा भाव को केंद्र में रखकर इन सब क्षेत्रों में काम किया। एक उत्कर्ष या कह सकते हैं कि अच्छे नेतृत्व की पहचान यही होती है कि सारे क्षेत्रों में वो काम कर सके और सारे क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने का प्रयास कर सके। वही मेरी कोशिश है कि अगर मैं समाज में कोई काम कर रहा हूँ तो कोशिश है कि बेहतर से बेहतर कार्य समाज के लिए कर सकूँ। राजनीति में हूँ तो बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेकिन आप ये देखिए, केंद्र में मैंने क्या रखा है? मैंने रखा है सेवा भाव। उस सेवा भाव को करने के लिए मुझे जो जो अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं और जो मुझे मौका दे रहे हैं, मैं उन पर जा रहा हूँ और कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया, आपने बच्चों को पढ़ाया भी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या नज़र आती हैं आपको? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने, ये वास्तविक बात है कि 18 साल की उम्र से काम चालू किया। मतलब जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब से ही मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। बिल्कुल। और निरंतर 18 साल तक मैं पढ़ाता रहा। ये एक ऐसा सहयोग रहा कि मुझे बस ऐसा लगा कि कॉलेज में एडमिशन लेना है, स्कूलों में पढ़ाना है और फिर कोचिंग खोलना है। कोचिंग के माध्यम से मुझे हज़ारों बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारी बनाना है, काबिल बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। आज गर्व महसूस होता है, लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चों को पढ़ा दिया है। और वो बच्चे जब कहीं मिलते हैं और जब मान सम्मान देते हैं तो एहसास होता है कि ये भी मैंने एक नेक कार्य किया है। तो बड़े, अब इसके बाद शिक्षा में आप पूछ रहे हैं कि क्या समस्याएं आ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या इस भारत देश की, अगर मैं बात करूं पूरे राज्य के साथ पूरे भारत देश की बात करूं, तो आर्थिक स्थिति के अनुसार शिक्षा का स्तर, शिक्षा दी जा रही है। मतलब गरीब को गरीब शिक्षा और अमीर को अमीर शिक्षा मिल पा रही है। मैं सोचता हूं कि ऐसा देश होना चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए हमारा, जहां सबको एक जैसी शिक्षा मिल सके, एक जैसी समानता के साथ शिक्षा मिल सके। अगर ये बदलाव आता है तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा भी
और हर एक बच्चे को वो शिक्षा मिल पाएगी जिसकी ज़रूरत आने वाले भविष्य के लिए है। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में हम अगर बात कर रहे हैं कि निरंतर आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कॉपी किताबों के रेट भी बढ़ रहे हैं, स्कूलों के हर साल 10% फीस भी बढ़ रही है, लेकिन इनके साथ में शिक्षा का जो बजट सरकारों द्वारा आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, जिसके कारण शिक्षा के स्तर में जितना सुधार आना चाहिए वो भी नहीं आ पा रहा है। हम अगर बात करें, जब हम पढ़ते थे या हमारे पहले की भी अगर पढ़ाई की बात करें तो ब्लैक बोर्ड से शुरू हुई, ब्लैक बोर्ड से आज एआई का जमाना आ गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगर आप जाके देखोगे तो ब्लैक बोर्ड से अगर परिवर्तित भी हुए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्कर बोर्ड आ गए होंगे, बिल्कुल। लेकिन एआई के सिस्टम अभी भी वहाँ डेवलप नहीं हो पाए। तो मुझे एक बात बताइए, जब पूरा विश्व एआई की ओर भाग रहा है तब हम शिक्षा के क्षेत्र में आज भी ब्लैक बोर्ड के आसपास में ही हैं, तो हम कैसे एआई के लोगों से लड़ पाएंगे? तो ओवरऑल ये सरकार का दायित्व बनता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम हमारे भविष्य को, जो बच्चे हैं उनको नई टेक्नोलॉजियों के साथ कैसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। शिक्षा के क्षेत्र में बजट भी आया, अभी देखें तो लगभग 10% बजट भी बढ़ाया, कह सकते हैं कि 44,000 करोड़ के आसपास में शिक्षा का बजट भी राज्य सरकार ने दिया। लेकिन जाके देखोगे तो काम मैं समझता हूं 4,000 करोड़ का भी नहीं दिखे। मतलब शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो बजट पास होता है वो बढ़ क्यों नहीं पाता, वहां जाके काम क्यों नहीं हो पाता है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अभाव है, समस्या है। इस पर काम करना चाहिए। और अगर इस देश के अंदर शिक्षा पर काम किया जाएगा तो देश अपने आप भागेगा और तरक्की करेगा। और ये हर राज्य पर राज्य सरकार की जवाबदारी होती है कि वो राज्य सरकार सबसे ज़्यादा काम शिक्षाओं पर करे। ये एक शिक्षा की बड़ी समस्या है कि गरीब को गरीब शिक्षा और अमीर को अमीर शिक्षा, इसका बदलाव होना चाहिए, सबकी समानता होना चाहिए। सर, प्राथमिक शिक्षा की बात ही कर रहे थे अपन। मैंने देखा है कि स्कूलों में छत नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है स्कूल में, अतिथि शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। तो ये तो हमारी बहुत बड़ी नाकामी है सर, आपने भी महसूस किया होगा। सोहम जी, ऐसा है शिक्षकों के बारे में, तो अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में सिर्फ शिक्षा विभाग में जी, तो 26,000 पद खाली हैं अभी। बिल्कुल। और आने वाले 3 साल में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख शिक्षकों के पद और खाली होने वाले हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं। लेकिन इस पर काम क्या कर रही है सरकार? क्या 26,000 पदों को भरने के लिए कोई काम कर रही है, या लाख से 1.5 लाख जो शिक्षक जाने वाले उनकी जगह भरने का काम कर रही है? नहीं। हो क्या रहा है कि स्कूलों के अंदर जो शिक्षकों की कमी है उसके कारण मैथ्स का टीचर जो है वो हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी का टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर समाज विज्ञान पढ़ा रहा है। अब आप सोचिए, और मतलब जो आपने कही छत गिर रही है, ये राजस्थान में हमने देखा कि कितना बड़ा हादसा हुआ, उसमें बच्चे किस तरीके, मतलब एक वो बच्चा जो हम जिसको भगवान का अवतार मानते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता, वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, वो कुछ देख भी नहीं पाए और वो छत गिरती है और उनकी जान ले लेती है। ये हादसा ऐसा नहीं कि राजस्थान में ही हो गया है और आगे नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जर्जर स्थितियां हैं सरकारी स्कूलों की। और दुर्भाग्यपूर्ण, अभी आपको मैं बताऊं कि ये बारिश का समय है, मध्य प्रदेश में आपको ऐसे कई स्कूल बता सकता हूं जो बारिश के दिनों में बारिश गिरती है तो स्कूलों में पानी भरा जाता है, उनमें बैठ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। और एक तरफ निरंतर सीएम राइस, एक सीएम करते हैं, दूसरे आते हैं तो बोले कि हम ये राइस नाम बदलेंगे, सांदीपनी करेंगे। उन्हें क्या है कि नाम बदलने हैं लेकिन शिक्षा के स्तर को सुधारने पर काम नहीं करना है। बेरोजगारी का आकांक्षी कर दिया, बेरोजगारी दूर नहीं हो रही। बेरोजगारी तो मैं कहूँगा कि अगर राज्यों के कंपैरिजन में देखें तो मध्य प्रदेश उच्चतम स्थान पे होगा कि बेरोजगारी आज भारत देश, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ से ऊपर का युवा बेरोजगार है। ये इससे बड़ा युवाओं के लिए बुरा वक्त कभी नहीं आया जो भी वर्तमान में चल रहा है। सर, आप ओबीसी समाज से आते हैं, आपको कांग्रेस पार्टी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है ओबीसी समाज का। सर, मध्य प्रदेश में बड़ा वोट बैंक है ओबीसी समाज का, इस वोट बैंक को कांग्रेस की ओर कैसे साधे रखेंगे आप? हाँ, जितनी जनसंख्या, जितनी आबादी, उतना हक, ये कौन बोल रहा है?
पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी बोले। जनगणना आवाज़ किसने उठाई है, सरकार को मजबूर किसने करा जनगणना करने के लिए? राहुल गांधी जी ने। एसटी, एससी, ओबीसी संख्या के आधार पर उनका विकास हो सके, ये राहुल गांधी जी की सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। बिल्कुल। ओबीसी की पता है हमें, जनसंख्या आज मध्य प्रदेश में बात करें तो 50% के आसपास है। अगर है तो उनको हक 50% का मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ तो रही है। तो ओबीसी के लोग हैं, उन्हें ये बात समझना है कि हमारी आवाज संसद में कौन उठा रहा है, हमारे हक के लिए कौन लड़ रहा है। अगर वो वास्तविक समझेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि राहुल गांधी जी निरंतर सदन में जितनी आबादी उतने हक के लिए लड़ रहे हैं, और वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि ओबीसी का हक उनकी जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक है। लेकिन वो सामान्य वर्ग के भी जो गरीब स्थिति के लोग हैं उनकी भी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हर वर्ग का वो व्यक्ति जिसको जरूरत है, सरकार से आवश्यकताएं हैं, वो सदन में राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। तो ओबीसी का जो एक बड़ा हिस्सा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी को केंद्र में रहकर उसके हक के लिए सभी समाज के सभी वर्गों के साथ में अधिकार दिलाने का कार्य कांग्रेस पार्टी आने पर निश्चित करेगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ सिद्धार्थ कुशवाहा जी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर नाटक कर रही है, वो 14 से 27% ओबीसी का आरक्षण करने में रोक रही है, लेकिन जनता के सामने ये रखती है कि हम तो कर रहे हैं। आप कितना सहमत है इस बात से? एक बात बताइए सोहम जी, आपने कहा 14 से 27 कर रहे हैं, सरकार में हैं और कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? अरे हमने तो वादा किया था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और 27 कर दिया। हर वो वादा जो हमने पब्लिक से करना चाहा उसको धरातल पर उतारने का हमने कार्य कर दिया था। दुर्भाग्यपूर्ण 15 महीने में सरकार चली गई। 27% आरक्षण जो हमने सोचा समझा था कांग्रेस पार्टी में, कमलनाथ जी की सरकार में, कमलनाथ जी ने वो देने दिया। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई वापस 13% को हटा के 14% कर निरंतर कोर्ट। अभी आपने कोर्ट का डिसीजन देखा, 27% देने में दिक्कत क्या है? सरकार क्यों नहीं देना चाहती? मान लीजिए अपने वकीलों को मोटी रकम दे रहे हैं, सरकार अपने पैसा खजाने में से मोटी रकम दे रही है कि तुम बस इसे बढ़ाते रहो और ये जो 14 से 27% का है इसे ना देना पड़े, ऐसा चलाते रहें। और अपन ये कहते रहें कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट का डिसीजन आएगा उस दिन देंगे। लेकिन मोहन यादव जी की भाषा अब बदल रही है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि किसी भी हालत में यह मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा है जो मेरे लिए बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए अब वो भाषणों में कह रहे हैं कि अब हम देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बता रहे। ये पूछना है ओबीसी के लोगों को कब देंगे, और जिस दिन दें तो ओबीसी के लोगों को समझना है कि ये वो देना चाहते तो वो जब आज दे सकते हैं तो उस दिन क्यों नहीं दिया जिस दिन शिवराज जी बने? क्यों उन्होंने ये पूरा 5 साल निकाल दिए? तो इसका मतलब वो निकालना चाह रहे हैं जितना समय। तो ओबीसी वालों को समझना पड़ेगा कि ये पहले दिन भी दे सकते थे, जब आज दे रहे हैं तो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ओबीसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान उन विद्यार्थियों का हो रहा है जो 13% के रिजल्ट में रुके हैं, होल्ड है। अब वो होल्ड पे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं फ्यूचर होल्ड पे हो गया। मतलब इंसान की सांसें चल रही हैं और वो सांसें रुक जाएं और कहे कि एक समय के बाद आएंगी, तो वो होल्ड पे। वो बताइए मुझे इंसान किस काम कराएगा? इसी प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में 13% की जो नौकरियां रुकी हुई हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है, सबसे ज्यादा वो बच्चा जो है डिप्रेशन की स्थिति में। और उन्हें लाने वाली कौन है? शिवराज सरकार और मोहन सरकार। ये बच्चों को समझना है और ओबीसी के लोगों को समझना पाएगी। मैं तो एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिसका 2019 में भी सिलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट होल्ड है, फिर उसका 2021 में हुआ, फिर उसका 2023 में हुआ, तीनों बार उसका रिजल्ट होल्ड है। यदि मान लीजिए कि रिजल्ट आता है, फेवर में आ जाता है, यदि उनके फेवर में आ जाता है तो तीनों बार तो उनका सिलेक्शन हो गया, 2 सीट बर्बाद हो गई, क्योंकि सिलेक्शन तो 1 सीट पे लेंगे। तो ये भी एक समस्या नजर आती है। अब लेकिन एक बात बताइए कि उसका वो बच्चे का 3 बार में सिलेक्शन और तीनों में होल्ड है, तीनों में होल्ड है, लेकिन मतलब सिलेक्ट होके भी अनसिलेक्ट है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा उस पर क्या बीत रही होगी? एक सीटों के नुकसान की तो आप 2 सीट की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ओवरऑल 1,02,000 सीटें पूरे मध्य प्रदेश में खाली है। उनकी तो चिंता करे सरकार। जब 1,02,000 के आसपास जो वैकेंसियां मध्य प्रदेश में भरी जा सकती हैं उस पर वो भर नहीं पा रही है, तो 2 सीटों के लिए क्या सोचेगी ये सरकार? सर, मौजूदा सरकार की 3 प्रमुख समस्याएं क्या हैं? आपको तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, पता होंगी। देखिए,
3 बता दें आप हमको। शुभम भाई, ऐसा है, आप 3 कह रहे हैं लेकिन मैं 5 बताऊंगा जो मुझे समझ में आ रही है कि इसको काम करना चाहिए। बिल्कुल। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार पर काम करना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं कर रही। नहीं कर। निरंतर इनका मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर, अभी आपने बहुत बड़ी चर्चा करी, स्कूली शिक्षा इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि अगर आपको देखना और समझना है, कॉलेज शिक्षा, अरे आप ये बताइए, कॉलेज आप हम सब पढ़ें, हमने कॉलेजों की शिक्षा देखी है, बच्चा कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। मतलब 70% बच्चा कॉलेजों में नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है या तो प्रोफेसरों की कमी है या पढ़ाई की और स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा। मतलब 12th तक। और आप ये भी छोड़िए, अब तो ये स्थिति आ गई कि बच्चा 6-7 तक पढ़ रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद 9वीं, अब तो 8th क्लास से स्कूलों में डमी एडमिशन लेने लग गए बच्चे। अगर स्कूल कॉलेजों में शिक्षा का स्तर सुधरा होता तो बच्चा पूरा 12वीं तक भी स्कूल जाता और कॉलेज में भी पूरा जाता। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है। बिल्कुल। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव जी? दोनों ही नहीं। इन दोनों के बीच में 15 महीने के लिए जो कमलनाथ जी आए थे वो इन दोनों से बेहतर मुख्यमंत्री हैं। आप आकलन कैसे करते हैं? बेहतर मुख्यमंत्री का आकलन कैसे करेंगे आप, बताइए मुझे। जिसने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया हो, बेरोजगारी पे काम किया हो, इन सब मुद्दों पे काम किया हो जो समाज की। तो बेरोजगारी तो वर्तमान में चरम पर है। तो किसी की में कम और किसी के में ज़्यादा, ये तो कंपेयर किया जा सकता है? सीधी सी बात है। मैं समझता हूं, मेरे नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री वो होता है जो वादा करे, घोषणाएं जो होती हैं चुनाव के समय वो धरातल पर होना चाहिए। लोगों से अगर जो प्रॉमिस किए हैं वो धरातल पर होना चाहिए। आज की तारीख में महंगाई, आपको मैंने 4 बताए 5 बताए थे साहब, 4-5 जो भी बताए थे, है ना। तो कहने का तात्पर्य, जब ये महंगाई पे काम नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा पे काम नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम नहीं कर पा रहे हैं और ये भ्रष्टाचार पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्थिति आप बताइए कि बेहतर मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। अब रही बात कमलनाथ जी, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं नहीं, जनता से आप पूछ लीजिए। जनता के बीच में जो वादे किए थे, किसानों का हम कर्ज माफ़ करेंगे, 50,000 से लेकर कर्ज, पहले 50,000 की किसानों का कर्ज माफ़ किया, फिर 1 लाख जिनका कर्ज था उन किसानों को माफ़ किया। ऐसे करते करते हम किसानों का कर्ज माफ़ निरंतर कर रहे थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने धोखे से जो बनाई, उसके बाद शिक्षा मंत्री कमल पटेल जी बने, उन्होंने भरी विधानसभा में बताया कि हाँ किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। फिर उसके बाद गौशाला का काम जो संकल्प था उसमें भी आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। आज भी शिक्षा के स्तर में आप जाके देख सकते हैं, वैकेंसियों के लिए आप देख सकते हैं, युवाओं के लिए जो सोचा था। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से सबमिट कराई गई, आपने देखा कमलनाथ जी ने कितना काम करने की कोशिश करी। उसके बाद जो भूमाफिया थे उनको लोगों की जो ज़मीनें, लोगों के प्लाट जो कई वर्षों से लेके बैठे थे, उन आम नागरिकों के बीच में दिलाने का कार्य किया। तो ये ओवरऑल जो उन्होंने कहा था लोगों से करेंगे, वो उन्होंने 15 महीने में 10 महीने तो काम करने को मिला। 10 महीने में ही काम धरातल पे करने की प्रयास किया। और जो मंत्री बनाए थे वो सारे युवा मंत्री ऐसे थे जो अपने अपने, चाहे आप किसी भी मंत्री की बात कर लो, मैं समझता हूं कि सारे मंत्री अपने विभाग में बहुत बेहतर कार्य कर रहे थे। सरकार गिरी, वापस से आए और ये स्थितियां हो गई। मोहन यादव जी और शिवराज जी, मैं बेहतर इसलिए नहीं मानता हूं कि उन्होंने बेहतर मध्य प्रदेश को किया है तो सिर्फ कर्ज में किया है। 15 से 20 हजार करोड़ का कर्ज 2003 में था, आज 2025 है 4,35,000 करोड़ के आसपास कर्ज हो गया मध्य प्रदेश में। मतलब प्रति व्यक्ति 55,000 का कर्जदार है। जिस व्यक्ति को वो, जिस लाडली बहना को वो 1200, 1250 रुपए, 1500 रुपए देने की बात कर रहे हो, 3,000 देंगे, ये उन्होंने प्रॉमिस किया, जिसको हम चुनाव के पहले लड़के दिलवाएंगे क्योंकि उनका वादा है। और उसके बाद उन्हीं को 55,000 का कर्जदार बना दिया। मतलब एवरेज 2003, अगर आजादी के बाद हम देखें तो लगभग नहीं करते हुए 60-70 साल, 50-60 साल हो गए। 50-60 सालों के अंदर टोटल कर्ज पूरे मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ होता है। और ये इन 22 सालों के अंदर ही पूरे मध्य प्रदेश को 4,35,000 करोड़ का कर्जदार बना देते हैं। मतलब प्रति वर्ष एवरेज 20,000 करोड़ का एक कर्ज लेते हैं। क्या उस रफ्तार से इस मध्य प्रदेश के अंदर काम हुआ है? हकीकत में जो बता रहा हूं आपको, उस पर आप विश्वास करें कि ये 20-22 सालों के अंदर
इन्होंने 200 साल का कर्ज लेके मध्य प्रदेश पर कर्जदार बनाया है। इसको चुकाएगा कौन? जनता को चुकाना पड़े प्रदेश और अगर मध्य प्रदेश नहीं चुका पाएगा, अभी आप ब्याज जितना 2003 में कर्जदार था उतना तो उससे ज्यादा, कई ज्यादा तो हम ब्याज ही भर रहे हैं। मतलब अब सिर्फ ब्याज भरने के लिए कर्ज लिया जा रहा है मध्य प्रदेश को संचालित करने के लिए। अगर निरंतर यही स्थिति रही तो 2-5 सालों के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत सिर्फ हम ब्याज भरने के लिए ही कर्ज ले पाएंगे, विकास करने के लिए तो कर्ज लेने की स्थिति खत्म ही हो जाएगी हमारे साथ। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इनको कर्ज कैसे दे रहे हैं भाई। ब्याज लेने के लिए सही मायने ये होते हैं कि आप विकास कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको कर्ज मिलता है। आपको लाडली बहना के लिए या सैलरी देने के लिए कर्ज कोई बैंक सरकार का नियम ही नहीं है। या आप सरकार से कर्ज ले रहे हो इधर लाडली बहना के नाम पे और शिक्षकों की वेतन दे रहे हो, ये तो सरासर गलत है। इस पर सवाल ही नहीं उठाती विपक्ष। नहीं, ये आपने बाकी सब ठीक है, लेकिन ये आखिरी की लाइन आपने जो कही कि विपक्ष आवाज़ नहीं उठाता है। विपक्ष रोड पे भी आवाज़ उठाता है, विधानसभा में भी आवाज़ उठाता है, लोकसभा में भी आवाज़ उठाता है। ये विश्वास करें, मीडिया और आज की डिजिटलता के साथ में हमारी आवाज़ दबाई जाती है, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। अगर मीडिया हमारा साथ दे दे और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा दे तो आवाज़ हमारी उठाई हुई दिखेगी। ऐसा नहीं कह सकता कि आवाज़ नहीं उठाते। मुझे बताइए कौन आवाज़ नहीं उठा रहा है? जीतू पटवारी जी जो 24 घंटे में से 18 घंटे जनता के बीच में काम कर रहे हैं, क्या वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? आज उनको कमान दी है प्रदेश के अंदर अपने, और उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कांग्रेस के नेताओं को काम दिए हैं, उसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के हित में कार्य कर रहा है। सर, आप दांगी समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के ओबीसी समाज के उपाध्यक्ष हैं। ये दांगी समाज और कांग्रेस के बीच कभी भविष्य में टकराव हुआ तो आप किस ओर रहेंगे? समझे, ऐसा है, आपने बात ये कह दी कि समाज और कांग्रेस पार्टी, मतलब इनमें टकराव, तो किसके साथ रहेंगे? माता पिता का रूप है ये, बिल्कुल, समाज और पार्टी। अब मुझे बताइए, माता पिता में पहली बात तो टकराव हो सकता है क्या? और टकराव रहने के बाद मुझे किन के साथ रहना चाहिए? मुझे दोनों के साथ रहना है, माता के साथ भी और पिता के साथ। मैं दोनों में सामंजस्य बनाकर चलने की प्रयास करूंगा और दोनों को एक दूसरे के हित में प्रयास करूंगा कि एक दूसरे की चीज़ों के साथ में रहें, क्योंकि ये मेरे एक माँ है तो एक पिता है, और इनको दोनों को मैं अपने जीवन के अंदर जब तक रहूँगा, जब तक काम करूँगा, इन दोनों को इसी रूप में देखूँगा, समझूंगा और कार्य करूँगा। सर, आप इंदौर में रहते हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं। इंदौर में बरसात के समय पानी भर जाता है, गर्मियों के समय पानी पीने को नहीं मिलता, सड़कें टूटी हुई हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। सरकार साल दर साल और ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, आपको नहीं लगता? स्वच्छता के साथ, स्वच्छता में नंबर 1, इस पर भी ध्यान दे थोड़ा। इंदौर की बात आपने कही है, बिल्कुल। इंदौर वह शहर हो गया है जहां इंदौर के लोगों के साथ मध्य प्रदेश के लोगों को भी पता होना चाहिए कि इंदौर का नगर निगम में अभी 100 से 200 करोड़ का घोटाला निकला है। ड्रेनेज पर फर्जी बिलों पर पैसा निकल गया और ड्रेनेज पूरे इंदौर शहर में नहीं डले। उन ड्रेनेजों पे पैसा निकल गया, बिल भी पास हो गए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 200 करोड़ किसको बोलते हैं? ये तो मैं ड्रेनेज की बात कर रहा हूँ आपसे। इसके अलावा आप मुझे बताइए, घर बनाते हैं, घर अगर हम न्यू मजबूत करके बनाते हैं, पैसा बराबर लगाते हैं, 100% उसमें हर एक चीज़ लगाते हैं, तो मकान मजबूत बनता है। और अगर उसके साथ में ही एक और मकान बनाएं जिसमें सरिया भी कम लगाएं, जिसमें सीमेंट भी कम लगाएं, हर चीज़ कम लगा के उसको खड़ा करेंगे, अगर दोनों की आयु देखेंगे तो कौन जल्दी गिरेगा? वो तो ढह जाएगा, ढह जाएगा। तो यही हो रहा है। नगर निगम 30% कमीशन पर काम कर रहा है, 30% के कमीशन पर निरंतर ठेकेदारों से लेते हैं और उन्हें काम देते हैं। जब नगर निगम 30 से 35% कमीशन पर चल रहा है तो क्या ओरिजिनल काम होगा? तो सड़कें जो बनी हैं वो एक बारिश से अगली बारिश तक उखड़ जाती है, ड्रेनेज डली नहीं है तो रोड पे पानी हैगा। रही बात स्वच्छता की, निरंतर भारत के अंदर इंदौर स्वच्छ शहर है, गर्व महसूस करते हैं, लेकिन किसके कारण? मैं समझता हूं इंदौर शहर का एक एक नागरिक जो जागरूक है और एक एक वो सफाई कर्मी जो दिन रात लगा रहता है। आप उनकी सैलरी तो पूछिए,
उनको मिलने वाली तनख्वाह तो पूछिए, कैसे गुजारा करते हैं वो नगर निगम में काम करके। लेकिन नगर निगम ये नहीं समझ पा रहे कि इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 निरंतर वो जो कर्मचारी ला रहा है, उसकी सैलरी क्या होना चाहिए, उसका जीवन यापन की आवश्यकता क्या होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं उनको परमानेंट करके तुम एक निश्चित अच्छी सैलरी देते हो, जब आपकी शहर को इतने उज्जवल तक ले जा रहे हैं, शहर की एक पहचान बना रहे हैं, दायित्व बनता है इस और नगर निगम को काम करना चाहिए। रही बात गड्ढों की, अभी हेलमेट अनिवार्य कर दिया, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताइए कि हेलमेट अनिवार्य क्या इन्होंने, नगर निगम तो खुश हो गई जिस दिन हेलमेट अनिवार्य करा, बोले अपने गड्ढों में गिरेंगे सर नहीं फूटेंगे, हेलमेट पहनेंगे, क्योंकि इतने गड्ढों की स्थिति खराब है। तो ये नगर निगम के कामों को हकीकत में अगर देखना है तो आप मेरे साथ इंदौर में, मैं जहां रहता हूं खंडवा रोड, वहां कब कौन सा गड्ढा, कौन से चेंबर का ढक्कन हटा हुआ होगा, मैं आपको वहां ऐसे 3 चेंबर दिखा सकता हूं जिनके ढक्कन टूट गए हैं। आए दिन तीसरे चौथे दिन स्कूल जाती हुई बच्ची एक्टिवा से अगर जा रही है, साइकिल से जा रही है तो गिर जाते हैं जल्दबाजी में, या घर परिवार के साथ जा रहे हैं और अगर उनके ध्यान हटा, वो कहता है नजर हटी दुर्घटना घटी। इंदौर में अगर आपको व्यवस्थित तरीके से बारिश के दिनों में चलना है तो नजर पूरी तरीके से रोड पर रखना पड़ेगी। ये स्थिति हो गई है अभी फिलहाल में। नहीं, मैं भी इंदौर में रहता हूँ, मैं भी निपानिया क्षेत्र में रहता हूँ। अब आप हो सकता है कि निपानिया क्षेत्र में रहते हैं तो कौन सी रोडों पे चलते हैं, लेकिन जिन रोडों की मैं बात कर रहा हूँ उन रोडों पे भी अपन चलेंगे तो देख सकते हैं। और अगर नहीं, देखा वहाँ भी हो- गड्ढे हैं, हैं? ऐसी कोई बात हाँ। नहीं है। तो ठीक है, नगर निगम के कामों में अगर गड्ढे हैं तो रोडों पे गड्ढे तो स्वाभाविक के मिलेंगे, ऐसा है। सर, कांग्रेस में आपको लगता है अभी भी अवसरवादी नेता हैं जो समय आने पर कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? अवसरवादी आप किन्हें मानते हैं, मतलबी जिनको अवसर मिला? आपको पता है अवसरवादी नेता कौन है जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा समय हाँ, मिलने पे? मतलब अवसरवादी को अपन पहले ये सोच रहे हैं कि किसे परिभाषित करें। अवसरवादी मतलब जो अपने मतलब के लिए राजनीति में आए, बिल्कुल बिल्कुल मतलब के कारण राजनीति में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। बिल्कुल। निरंतर 2003 के बाद 15 महीने छोड़ दें तो बीजेपी की सरकार चल रही है। कांग्रेस के जितने भी अवसरवादी थे, मतलबी थे, उन्होंने निरंतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद पार्टी छोड़ दी। इतने लंबे समय अगर उनको अवसर, सिर्फ अवसरवादी ही थे, मतलब ही रखना था राजनीति से, वे लोग सब जा चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी में वे ही लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए जी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए जीना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए ही करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही जनसेवा करना चाहते हैं, वही अब कांग्रेस पार्टी में है। मैं नहीं समझता कि अब अवसरवादी, लेकिन अगर फिर भी अवसरवादी अगर हैं तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़े कुलमा है चीज़ों के अंदर, तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को ढूंढना जानना। लेकिन संगठन इस पर काम कर रहा है, सृजन संगठन अभियान निरंतर चल रहा है। जो लगता है कि अवसरवादी नेता सामने आता है, पार्टी उन पर एक्शन ले रही है। सर, बीच में यदि छोड़ दिया जाए तो 18 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही लगभग, यदि उसको छोड़ दिया जाए तो लगातार आप बीजेपी की सरकार राज्य में है और केंद्र में भी 11 साल से है, तो सर कुछ ना कुछ तो काम अच्छा किया होगा, नहीं तो जनता उनको बार बार मौका क्यों देती बीजेपी को? अच्छा काम, फिर वही मैंने कहा, रोजगार चरम पर है, शिक्षा का ढांचा बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य। अब आपको मालूम है आज के समय में सबसे कठिन काम क्या है, एक परिवार के लिए सबसे कठिन काम क्या? आज वर्तमान में सबसे कठिन काम है पढ़ाना और इलाज कराना, अच्छा पढ़ाना और अच्छा इलाज कराना। बिल्कुल। दोनों ही बहुत कठिन काम हो गया, बहुत महंगा काम हो गया है। आम व्यक्तियों के बाहर से चीज़ आ गई हैं। इनसे पूछेंगे तो कहेंगे आयुष्मान है हमारा, सीएम के यहाँ से मतलब अस्पतालों में पैसा जाता है, कलेक्टर दान होता है, सब चीज़ होती है। उनकी हकीकत तो जाके देखो। आयुष्मान पहले 100 अस्पताल काम करते थे, अब मात्र 2 अस्पताल काम कर रहे हैं। या मान लीजिए एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आयुष्मान के अंतर्गत जो अस्पताल काम कर रहे हैं क्या वास्तविक में वो इलाज कर रहे हैं? मैं ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूं जिनके इलाज के सिर्फ 10,000 रुपये लगना था, लेकिन आयुष्मान कार्ड होने पर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए निकाल लिए। मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, रोजगार चरम पर है, स्वास्थ्य महंगा है, शिक्षा महंगी है। फिर क्या अच्छे काम किए? दूसरे देशों में हम जाते हैं, जब देखते हैं विदेशों में घूम के कि वहाँ शिक्षा समानता से दी जाती है, वहाँ स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा जिम्मेदारी है, महंगाई कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। अब रही बात, आपने कहा अच्छे काम, आप मुझे बताइए कि यही अभी अगर हम बात करें, यहीं मोहन यादव जी अभी बैठे हैं और मुख्यमंत्री बन के निरंतर कर क्या रहे? निरंतर
कर क्या रहे हैं? निरंतर मध्य प्रदेश के अंदर हर 2 महीने 1 महीने में 5,000 से 15,000 के बीच का कर्ज ले रहे हैं। और काम, जब रोडों पे जाओ तो गड्ढे, हर जगह जाओ तो वही चीज़ें। और हम एक तरफ विकास की बात करते हैं तो विकास सिर्फ घोषणाओं में। दोनों मुख्यमंत्री, ये बात आपके इस चैनल पे कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड, कि दोनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव, दोनों की अगर हम संयुक्त रूप से सिर्फ घोषणाएं देखें, झूठी घोषणाएं, तो 22,000 से अधिक झूठी घोषणाएं निकलेंगी जिन पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। ये एक बड़ी बात है सर। एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री निरंतर झूठी घोषणाएं करते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि राजनीति के माध्यम से जनता के बीच में सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। सर, आप कांग्रेस के संगठन में और बीजेपी के संगठन में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, ये कह सकते हैं कि बीजेपी का संगठन आदेश रूप हो गया है, मतलब आदेश के रूप में चल रहा है। केंद्र से एक आदेश आता है, वो संगठन में आगे दे दिया जाता है और उस संगठन को वो चला रहे हैं। यहाँ जो कांग्रेस का संगठन है वो विचार का रूप है, विचारिक संगठन है। यहाँ एक कार्यकर्ता भी मजबूती से कांग्रेस संगठन के लिए बोल सकता है अपने मन की बात। यह हकीकत है। अभी सीएम बने मोहन यादव जी, पर्ची वाले सीएम, मैं नहीं कह रहा हूँ, आए थे जो वहाँ से, उन्होंने पर्ची खोली और सीएम हो गए। अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, संगठन ने तय करा मंत्री कौन कौन से विभाग में बनेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ कार्यकर्ता तय नहीं करते बीजेपी में, ऊपर जो हाईकमान बैठे हैं ना वो बैठते हैं, तो इसको बोलते हैं आदेश रूपी संगठन। और कांग्रेस में यहां जब भी कोई चीज बनाना है तो कार्यकर्ता तय करते हैं। अभी आप देख लीजिए, संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे। यूथ कांग्रेस का भी चुनाव हुआ है, यूथ का प्रदेश अध्यक्ष पूरे यूथ तैयार करेंगे। तो यहां ये कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र को जिंदा रखने का सिस्टम संचालित करते हैं। यही तो है कि जहां पर लोगों की आवाज सुनी जाए, कार्यकर्ता जिसको चाह रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, ये कांग्रेस के अंदर है। तो एक चल रहा है आदेश रूपी संगठन और एक चल रहा है लोकतंत्र को बचाकर सिस्टमेटिक कार्यकर्ताओं के अनुसार कांग्रेस पार्टी का संगठन। सर, मैंने देखा कि आप युवाओं की बात अक्सर करते हैं। आपको इस प्रदेश की युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं? युवा देश का भविष्य होता है। आने वाले समय में युवाओं को ही देश और राज्य संभालना है। राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इनको ही देखना है, इनको ही संभालना है। सिर्फ युवा को मालूम हो जाना चाहिए कि एक समय के बाद जब हम इतने जिम्मेदार बनने वाले हैं तो उस जिम्मेदारी के प्रति कितने जागरूक बन जाएं। तो इसलिए युवाओं को हर वर्ग में नेतृत्व अपने हाथ में लेने की जरूरत है और लेना चाहिए। जब युवा लेने लग जाएगा तो देश युवा हो जाएगा। ये मेरा ऐसा सोचना है कि जब भविष्य जिनके हाथों में जाने वाला है, अगर वही भविष्य उनको पहले अवगत हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा बदलाव आ सकता है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। सर, जो पढ़ा लिखा युवा है इस प्रदेश में, सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए? सरकार कहती है कि हमारे पास 1 से 2% सरकारी नौकरियां हैं, सबको नौकरियां दे नहीं सकते। स्वाभाविक सी बात है, मेरा भी सर मानना है हाँ, कि सबको नौकरियां नहीं दे सकते। तो उनके लिए क्या करना चाहिए नौकरियों के अलावा? एक बात बताइए, उन्होंने कहा हमारे पास 1 से 2% सरकारी नौकरियां होती हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। सब सरकारी नौकरी मांग रहे हैं क्या? अरे काम मांग रहे हैं। काम स्किल डेवलपमेंट करके दिया जा सकता है, उनको नए व्यापार उनके बीच में सिखाए जा सकते हैं, अवसर देना पड़ते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप सबको नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं। आप प्राइवेट नौकरी के अवसर तो पैदा करिए, आप उनको व्यापार करने के अवसर तो पैदा करिए। आप सिर्फ कागजों में अवसर पैदा कर रहे हैं। अगर आप केंद्र सरकार से पूछोगे तो बोलेंगे कि हमारा युवाओं के लिए योजनाएं चल रही, उन योजनाओं के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है वो धरातल पे तो लाके बताएं। राज्य सरकार से पूछो लोगों कि हम युवाओं के लिए रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, तो बताइए ना कितने लोगों को। आंकड़ों में अभी विधानसभा में दिया था ना आंकड़ा कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया है। वो युवा है कहाँ? आंकड़े हमें दो, हम जाके पता करते हैं, बताते हैं आपको कितने युवा आपने वास्तविक में दिए। सिर्फ कागजों में बताया जा रहा है लेकिन वास्तविक में धरातल पे काम नहीं किया जा रहा है। अब आपने कहा कि इतने % को नहीं तो क्या करें, तो मैंने यही कहा स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, तरह तरह की प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको कामों के लिए नए नए काम बताना चाहिए। ये सरकार की जवाबदारी है। अवसर पैदा करना सरकार की जवाबदारी है। सबको सरकारी नौकरी नहीं लेकिन सबको काम देना सरकार का काम है। सर, आप ऑल ओवर MP कोचिंग संस्थान के अध्यक्ष हैं। हमने देखा कि कुछ कोचिंग संस्थान ज़रूरत से ज़्यादा
फीस लेते हैं, इनके लिए कोई मापदंड तय नहीं होना चाहिए कि इतनी फीस, क्योंकि गरीब का बच्चा कहाँ से फीस लाएगा, आप बताइए। आपने कहा समान शिक्षा की भी बात की, तो इनके लिए कोई मापदंड तय करेंगे आप, या आप अध्यक्ष हैं तो इनको बताएंगे कोचिंग वालों को कि भाई गरीब बच्चों से और अमीर बच्चों से एकदम फिक्स फीस लें मापदंड के अनुसार? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा में आपने कहा कोचिंग संस्थानों की बात। कोचिंग संस्थान अनिवार्य शिक्षा नहीं है। स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा अनिवार्य। कोचिंग शिक्षा जब उसे स्कूल और कॉलेज में पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पाती है बिल्कुल। तो वो कोचिंग ज्वाइन करता है। मतलब कोचिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन आज की आवश्यकता बन गई है। बिल्कुल। तो कमजोरी किसकी है? सरकार की। सरकार की। एक बात। दूसरी बात, कोचिंग संस्थानों से अगर देखा जाए ओवरऑल सरकार 50% के आसपास वसूली करती है टैक्सों के रूप में। अलग अलग कमर्शियल टैक्स लेती है, सर्विस टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, सारे टैक्सेस लेती है कोचिंग संस्थानों से। उसके बावजूद भी आज तक कोचिंग किसी भी विभाग में नहीं आती है, किसी विभाग के अंतर्गत नहीं लिया गया है। हमारी लड़ाई यही है कि सरकार सबसे पहले कोचिंग संस्थानों को किसी विभाग में तो ले। अगर विभाग में लेगी तो ही तो नियम बनाएगी। बिल्कुल। और रही बात शिक्षा कोचिंगों की देने की, जो भ्रामक एडवर्टाइज करते हैं, जो लोगों को झूठ बोल के अपनी कोचिंगों तक बुलाते हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूं। नहीं होना चाहिए। आपकी काबिलियत, आपके पास बच्चे आना चाहिए। अगर जो भ्रमित करने वाले, एडवर्टाइजिंग करने वाली कोचिंग है, उन पर निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए, मैं बोलता हूं। दूसरी बात, आपने कहा गरीब अमीर, क्यों? सरकार स्कूलों में स्कॉलरशिप देती है, कॉलेजों में स्कॉलरशिप देती है। जब स्कूल कॉलेजों के बाद कोचिंग पढ़ रहा है और आपको लग रहा है इसके लिए ज़रूरी है, तो आप दो ना स्कॉलरशिप कोचिंग वालों को। नहीं लेंगे हम उनसे, पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। जो आप स्कॉलरशिप देंगे उसमें पढ़ाएंगे। एक बात की बात, तो ओवरऑल कोचिंग में बच्चा जब जाता है तो वो उसकी आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बड़ी रकम से ही कोचिंगें पढ़ा रही हैं। छोटी कोचिंगें भी हैं, बड़ी कोचिंगें भी हैं, मध्यम वर्ग की कोचिंगें भी हैं। उनके संचालन की आवश्यकता अनुसार वो बच्चों से फीस लेती है। जिनके बड़े बड़े सेटअप हैं उनको बड़ी बड़ी फीस लेना पड़ती है, जिनके छोटे सेटअप हैं वो छोटी फीस में संचालित कर रहे हैं। तो ये संचालन करने वाले शिक्षक कौन है? जब इनके एग्जाम्पल के लिए सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, प्राइवेट नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, उनको नॉलेज इतना हो गया, जानकारियाँ इतनी हो गई, नौकरियाँ नहीं लगी, और लगी तो भी उन्होंने ये समझा कि हमें कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षा स्तर को बढ़ाना है। तो बेहतर शिक्षा दे रहे हैं स्कूल कॉलेज की कंपैरिजन में, इसलिए तो बच्चे उनके पास जा रहे हैं। तो यहाँ अगर एजुकेशन में अगर बेहतर शिक्षा की बात करेंगे तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि कोचिंग वाले बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए सरकार को उनको विभाग में भी लेना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को उनको स्कॉलरशिप भी देना चाहिए, और कोचिंग वालों की तरफ मदद भी करना चाहिए। सर, आप जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों नेता के करीबी हैं, मैंने फ़ोटो देखे हैं। बेहतर नेता कौन? टू बी वेरी ऑनेस्ट आंसर चाहिए मेरे को। जी 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 शुभम जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के दोनों ही आदरणीय, जीतू पटवारी जी भी और आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी भी, कांग्रेस पार्टी की पूंजी हैं। दोनों पूंजी हैं और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लिए आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को अपने पिता तुल्य मानते हैं। अब आप मुझे बताइए, पिता तुल्य मानते हैं और उनके बेटे समान वो हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं एक लाइन में पूरा क्लियर कर दूंगा, ऊर्जा और अनुभव का संगम है। अगर जीतू पटवारी जी ऊर्जा हैं तो दिग्विजय सिंह जी अनुभव है। ऊर्जा और अनुभव का जब संगम होता है तो पार्टी और आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर दोनों ही कांग्रेस पार्टी की पूंजी हैं और दोनों ही आदरणीय हैं। आपने लॉन्ग लपेट करके आपने ये नहीं बताया मेरे को बेहतर कौन? फिर वही बात, एक बात बताइए, पिता तुल्य अगर वो मानते हैं और वो उनके बेटा तुल्य हैं तो कैसे बेहतर कह देंगे हम? बिल्कुल। मान सम्मान वाली बात है। और हम यहाँ पर किसी प्रकार से कंपैरिजन उनकी कभी भी आपने चाहे मतलब जीतू पटवारी जी के द्वारा आदरणीय राजा साहब का सम्मान वो उतना ही करते हैं जितना जयवर्धन जी उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और राजा साहब भी जीतू पटवारी जी से उतना ही लाड़ करते हैं जितना वो जयवर्धन जी से करते हैं। और दोनों ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत
करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं दोनों का चाहता हूँ, मतलब मैं दोनों को एक जैसा प्रेम करता हूँ। सर अंतिम सवाल और बहुत गंभीर सवाल है, बहुत बड़ा टॉपिक है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में महंगाई दर बढ़ती जा रही है, प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है और विकास कहीं दिखता नहीं है। सर विपक्ष भी एक साथ एकजुट करके विरोध नहीं करती। कहीं उमंग सिंघार जी सदन में बोलते हैं, विधानसभा में, और फिर इक्का दुक्का विधायक अपने अपने क्षेत्रों में बोलते हैं। एक साथ पुरजोर विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इन मुद्दों पे? प्रत्येक विधानसभा सत्र को उठा लीजिए, अभी का ही उठा लीजिए, जी। पूरे कांग्रेस के विधायक एक साथ, अभी ब्लैक जैकेट भी पहन के गए, फिर उसके बाद कुछ गिरगिट लेके गए गिरगिट थे। लेके भी गए। आप देखिए, उन वो कोशिश ये है कि जनता की आवाज़ को विधानसभा तक कैसे पहुंचाई जाए। जय। इसमें अगर आप कहें कि इक्का दुक्का ही काम कर रहे हैं या उमंग सिंगार जी आवाज़ हैं, तो कहने का तात्पर्य उमंग सिंगार जी प्रतिपक्ष नेता हैं, है ना। वो ये कह सकते हैं कि अभी विधानसभा में हमारी पार्टी के सेनापति हैं और उनके साथ में जो हमारे पार्टी के विधायक हैं वो सैनिक हैं और उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जनता के हित में आवाज़ उठा रहे हैं और ये याद दिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी को और उनके मंत्रियों को कि आपके इसमें जो निरंतर कार्य हो रहे हैं उनका विकास सिर्फ घोषणाओं में सीमित है, जनता के बीच में नहीं है। अब आप ये बंद करें और जनता के बीच में काम करें। ये हकीकत है। लेकिन मैंने कहा ना कि मीडिया दिखाए तब ना साहब, जितना दिखाती है, जितना लोगों तक पहुंच जाता है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो क्या रहा है साहब, सोशल मीडिया हो सबके माध्यम से जब कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना उन्हें रोकने का प्रयास करती है। ये बात तो आप भी समझ रहे हैं और आम जनता भी जानती है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस किसी भी प्रकार से किसी मुद्दे को उठा नहीं रही। हर एक वो मुद्दा जो मुद्दा अभी आप देखिए दिल्ली में एसएससी को लेकर बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। एजुकेटी जो है, जो कंपनी है ब्लैक लिस्टेड है, उसको भारत सरकार फिर से एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका दे रही है। मतलब जिस घर को चोर ने चोरी की, उस चोर को ही उस घर की रखवाली करने का फिर मौका दे रहे हैं। सीधी सी बात है, राहुल गांधी जी निरंतर बच्चों के हित में बोलते आ रहे हैं, यही कहते आ रहे हैं कि शिक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। निरंतर ये तो कह रहे हैं। मध्य प्रदेश आपको मालूम वो राज्य है जहां भारत देश का सबसे बड़ा व्यापम घोटाला एजुकेशन घोटाला होता है, बिल्कुल। और वो थमा। अरे व्यापम 1 होता है, व्यापम 2 होता है, फिर पटवारी स्कैम, फिर उसका आरक्षण स्कैम, फिर नर्सिंग घोटाला, कितने बड़े बड़े घोटाले हैं साहब। मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बच्चों के पढ़े लिखों के साथ में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और खिलवाड़ हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बिल्कुल हमेशा उठा रही है, लेकिन जिस दिन सरकार में आएगी, ये मैं आपसे यहां वादा करके जा रहा हूं, इन सब स्कैमों पे और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इतनी दूर फेंक के आएंगे, भ्रष्टाचार को इतना बंद करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे घर के परिवार के हैं जिनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो रोका जाएगा, निश्चित रोका जाएगा साहब। सर एसएससी की बात की आपने। हाँ, मैंने एक इंटरव्यू देखा कि एसएससी में पहले दिन प्रश्न जो आया वो दूसरे दिन परीक्षा में वो रिपीट हो गया 70%। तो किसी टीचर ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि भैया हम बच्चों को चौंका दिया ऐसा करके, क्योंकि उनने अपेक्षा ही नहीं की होगी कि जो प्रश्न आ चुके हैं पहले दिन वो दूसरे दिन तो आएंगे ही नहीं। मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण जवाब दिया कि 70% प्रश्न रिपीट कर दिया आपने। ऐसा है कि बात यही है कि अगर आपको हर स्तर सुधारना है तो शिक्षा का स्तर सुधारना पड़ेगा। अब तो ये बताइए कि सिर्फ ऐसा क्यों हो रहा है कि शिक्षा की एग्ज़ाम, अब यहाँ इंदौर, मैं मध्य प्रदेश में, मैंने बताया 18 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ, 2004 से निरंतर पढ़ा रहा हूँ साहब। मैंने ये देखा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उन पर जब भ्रष्टाचार उनका उजागर होता है, स्कैम उनका उजागर होता है, तो सरकारें उनका नाम बदल देती है, लेकिन फिर स्कैम चालू हो जाता है। मतलब चोर का नाम बदला जा रहा है लेकिन चोरी करने के उसको छूट दी जा रही है। अब वो चोरी किन की कर रहा है? इस राज्य के बच्चों के भविष्य की चोरी कर रहा है, भारत देश के भविष्य की। जब भविष्य चोरी हो रहा है तो आप अच्छा भविष्य कैसे मान सकते हैं?
ये गंभीर विषय है सोहन जी। इस और मध्य प्रदेश की जनता को गंभीरता से समझना चाहिए। और अगर मध्य प्रदेश की जनता, आज देखिए किसान किस हालत में है। किसानों से किसने कहा था कि आपकी आय दुगनी कर देंगे? हमने कहा था क्या? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, देश के अंदर आय दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार ब्लैक मनी देंगे, लाएंगे वापस। ब्लैक मनी 15 लाख लाएंगे। अभी का आंकड़ा है साहब, ब्लैक मनी जितनी थी उससे डबल हो गई है। मतलब जो 15 लाख रुपए देने वाले थे वो अभी 30 लाख दे सकते हैं। क्या लाई ये जुमला है, ये अमित शाह ने खुद ने कहा है। एक तो मीडिया में कहा। ओवरऑल ये सिर्फ गुमराह करते हैं, काम नहीं करना है। जैसे में राज्य कर्जदार बन रहा है ना, वैसा देश भी कर्जदार बन रहा है। संसद के अंदर पहले दिन से निरंतर एक मुद्दा उठा गया कि जब हमारे पास पाकिस्तान से लड़ने की ताकत है और पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो आपने वार क्यों रोकी, और सीज फायर क्यों किया? समझौता, बिल्कुल उसके जवाब में किस तरीके से उन्होंने गुमराह किया, किस तरीके से भाषण दिया, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि ट्रंप ने रोका। बिल्कुल। पूरे लोग जान रहे हैं चीज़ों के साथ में। ट्रंप 15 बार 35 बार कितनी बार बोले, जितनी अलग बार अलग बोले मंचों में बोला बोले उन्होंने वो। चलो ठीक है, नहीं मानते तो बोल दो, संसद के अंदर रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा। यही राहुल गांधी जी ने कहा। दूसरी बात, उन्हें ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इस भारत के अंदर अगर है तो एक संविधान और लोकतंत्र के कारण है। इसका निर्माण किसने किया, किन पार्टियों के अंतर्गत सरकार रहने पर हुआ है? ये कांग्रेस पार्टी के हुआ। इस देश को 70 सालों में जितना कुछ दिया, 70 सालों में देकर इस स्थिति में खड़ा कर दिया था कि इनको आने वाले जिस समय से संभाल रहे हैं, उस भारत को जिस रफ्तार से ले जाना था अन्य देशों के कंपैरिजन में, ये नहीं ले जा पाए। यह हकीकत है। सिर्फ भारत और राज्य में कर्ज चल रहा है, विकास के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। अब मतलब अगर पैसा लिया जा रहा है तो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम तो होए। काम किस फील्ड में आप कर रहे हैं? मुझे ओवरऑल ये लगता है कि राज्यों के अंदर, देश के अंदर आम जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने अपना तरीका बदल दिया है। और तरीका बदल के लोगों को गुमराह करके वोट लेना है, कैसे करके। वोटर लिस्ट में इतना बड़ा स्कैम नज़र आ रहा है, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में हो। राहुल गांधी जी एक ही बात कह रहे हैं, बिहार में भी हमें वो भी देखने को मिल रहा है। निरंतर आप राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर पे, फेसबुक पे आप देख सकते हैं, निरंतर बता रहे हैं वो। बिहार के सभी से आप देखें, सारे सोशल मीडियाओं पर पूरा क्लियर दिख रहा है किस तरीके से वोटर लिस्ट स्कैम है। चुनाव आयोग कौन चला रहा है पूरी तरीके से? ऐसे कानून बनाने और बदलने की ज़रूरत क्या है जिससे भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा उनको हो रहा है? आप इस देश के हित में हर चीज़ करिए। ये समय के साथ में आवश्यकता थी कि मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक उस विचारधारा से जुड़ा हूँ जिस विचारधारा ने इस देश की आज़ादी को दिलाई है और इस देश के विकास के लिए निरंतर कार्य किया है। कितनी अलग अलग तरीके से रियासतें थी इस देश के अंदर, मतलब अपने आप में एक 450 सुपर रियासतें। मतलब इस देश के अंदर इतने तो देश थे, उन देशों को एक देश बनाना बिल्कुल कितने बड़ा कठिन काम है साहब। बिल्कुल। यहाँ 4 भाइयों को बिठाने में पूरा समाज जुट जाता है, बिल्कुल तो नहीं हो पाते हैं। यहाँ उस समय के नेताओं ने 9.5, 10, 11, किसी ने 8, किसी ने 4-5 साल अंग्रेजों के शासन में जेलों में सजाएं काटी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने 9.5 साल जेलों में अपना दिन काटे। क्या जरूरत थी? ये इतने मतलब थे कि अगर ये चाहते तो इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस देश की खातिर उन्होंने घर बार छोड़कर, तो ऐसे इस देश के अंदर वहाँ हुए हैं जिनको हम जितना पढ़ें जितना सुने उतना कम है। और ये सब चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये और चाहे भीमराव अम्बेडकर जी हो, यही स्तंभ है ना। और ये सब किससे जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, जवाहरलाल नेहरू जी भी रहे। तो ये सब वे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से जुड़कर देश को आज़ादी दिलाई। सर, आपने बहुत अच्छा बताया, छात्रों के हित के लिए आपने बात की। आप छात्रों के लिए या अपने समाज के लिए अभी एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी बने, उनके लिए यदि बच्चों को मैसेज देना चाहते तो आप मैसेज दे सकते हैं। मैसेज यही है शुभम भाई कि छात्रों को आज ये समझना पड़ेगा कि कल उनका क्या है। युवाओं को आज ये समझना पड़ेगा कि कल के लिए वो क्या कर सकते हैं। अगर इन दोनों ने ये समझ लिया
और अपना आगामी भविष्य राज्य और प्रदेश के नेतृत्व में देख लिया तो निश्चित ही ये भी एक अच्छे मुकाम पर होंगे और राज्य और देश भी एक अच्छे मुकाम पर होगा। तो युवा को अपने नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से कहूँगा और उन्हें हर क्षेत्र में भाग लेने की ज़रूरत है, राजनीति करने की भी ज़रूरत है। जब आज छात्र और युवा राजनीति में आएंगे तो 101% उनकी ऊर्जा इस देश के वास्तविक काम में ज़रूर आएगी। तो ये थे साथियों हमारे साथ रवि दांगी सर, जिनको आपने सुना, एक व्यक्तित्व के रूप में सुना। इन्होंने छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके हित के लिए बात की। आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू शुभम भाई, धन्यवाद।